चलिए, तो देखिए हम लोग जल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जल के बारे में हम लोगों ने कल देखा कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है होता है, उसका परमाणु भार कितना होता है, वह कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, यानी क्वथनांक कितना है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है, उसका अधिकतम घनत्व कितना होता है, और कुछ गुण हम लोग देखें। ठीक है, आज हम देखेंगे कि जल जो है वो कोशिका के जो घटक हैं, कोशिका के घटक डीएनए होता है, कोशिका में प्रोटीन होती है और बहुशर्करा होती है, उन सबको क्या करता है जल घोलता है। ये सब जो कोशिका के जो घटक हैं वो जल में क्या है, घुलनशील है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कोशिका के जो घटक हैं, महत्वपूर्ण घटक है, वो पानी में घुलते हैं कि नहीं घुलते हैं, तो पानी में घुल जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कोशिका के जो घटक हैं, डीएनए हो गया, ठीक है, शर्करा हो गई, ठीक है, और प्रोटीन हो गया, ये सब क्या है जब पानी में घुल जाते हैं। अगला देखिए, जो हमारा शुद्ध जल होता है, ठीक है, अशुद्ध जल होता है, जो शुद्ध जल होता है उसकी वैद्युत चालकता कम होती है। वैद्युत चालकता मतलब समझ रहे हैं, जैसे पानी है, उस पानी में अगर बिजली का तार डाल दीजिए तो हमें करंट मार देगा कि नहीं, करंट का झटका लगेगा ना, तो वहीं उसमें विद्युत प्रवाहित हो सकती है। वैद्युत चालकता मतलब कि शुद्ध जल में बिजली कम प्रवाहित होती है। ठीक है, लेकिन अगर उसी पानी में नमक मिला दिया जाए, उसी पानी में क्या चीज मिला दिया जाए, नमक, तो उसकी चालकता अचानक बहुत बढ़ जाती है। क्या होती है, अचानक बहुत बढ़ जाती है। आप लोग अपने घर पे देखे होंगे, जैसे जब देखते होंगे एक खंभा वो सॉरी क्या कहते हैं, वो छड़, खंभे के नीचे एक छड़ गाड़ देते हैं, लाइन आती है, ठीक है, अर्थ देने के लिए लाइन आती है, बिजली आती है, उसी में जब लाइन थोड़ा थोड़ा कम मिलता है तो नमक घोल के पानी में नमक घोल के उसी अर्थिंग में डाल देते हैं। मतलब जो छड़ गाड़े रहते हैं उसी में नमक घोल के डाल देते हैं। कितने लोग देखे हैं, देखने का मतलब छूना नहीं है, अगर घर वालों को करते हुए तो देखे हैं, कितने लोग देखे हैं। तो ये जो नमक डालते हैं, नमक क्या है, हमारा सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, तो यही सोडियम क्लोराइड जब पानी में घोल के हम उस छड़ के पास डाल देते हैं जिससे करंट आता है, तो अचानक लाइन तेज हो जाता है। देखते हैं ना, बत्ती जो है जो धीमे धीमे जल रही थी वो अचानक बत्ती क्या है, तेज जलने लगती है, बल्ब जो है तेज जलने लगता है। तो वही है कि शुद्ध जल जो है उसकी चालकता कम होती है, लेकिन शुद्ध जल में जब हम नमक मिला देते हैं यानी सोडियम क्लोराइड मिला देते हैं तो उसकी चालकता अचानक बहुत तेज बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, ये देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ठीक है, लेकिन जब पानी का ताप कम होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आता है, तो वो क्या होता है, जमने लगता है। ठीक है, तो जब वो बर्फ बनता है तो उसका आयतन क्या है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अच्छा एक चीज बताइए, पानी का आयतन ज्यादा होता है कि बर्फ का आयतन ज्यादा होता है? अच्छा सोचिए, एक बॉटल में हमने पानी भर के उसको ढक्कन बंद कर दिया, ठीक है, वो प्लास्टिक का बॉटल रहेगा, ठीक है, कांच का बॉटल रहेगा तो तुरंत फूट जाएगा। तो प्लास्टिक का बॉटल हमने पूरा भर दिया, पूरा पानी से भर दिया, समझ रहे हैं, जैसे ये अपना बॉटल हो गया, ये बॉटल हमने पूरा पानी से भर दिया, पानी भरने के लिए कोई जगह नहीं है, पूरा पानी से भर दिया। जब इसको हम फ्रीजर में रख देते हैं, फ्रीज में रख देंगे, पूरा भर दीजिएगा, ठीक है, या प्लास्टिक का बॉटल मत लीजिए, कांच का बॉटल लीजिए जो फैले ना हो। ठीक है, तो कांच का बॉटल लेंगे, जब उसमें पानी पूरा भर देंगे, तो पूरा भर के जब फ्रीज में रख देंगे तो वो जब बर्फ जम जाएगा तो क्या होगा बताइए, क्या होगा, पानी पूरा भरा है, जब फ्रीज में रख दिए
फ्रिज में रख के उसका बर्फ जमा दिए तो वो कांच क्या करेगा, फूट जाएगा। कांच की जो बाटल है वो क्या करेगी, फूट जाएगी। क्यों? क्योंकि जब पानी जमता है तो उसका आयतन क्या होता है, घटता है कि बढ़ता है, बढ़ता है। जब जमने पर उसका आयतन क्या होता है, बढ़ता है। कितना बढ़ता है, लगभग में 9% बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है, 9%। जब पानी हमारा पानी से बर्फ बनता है तो उसका आयतन 9% बढ़ जाता है। इसी वजह से जानते हैं, जहाँ ठंडे प्रदेश है, जहाँ पाइप से पानी आता है, कभी कभी इतना ठंडा पड़ने लगता है कि पानी जो है उस नली में ही, जैसे ये नली है, नली है, इससे पानी आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ बहुत ठंड पड़ने लगी, सोचिए, तो पानी क्या हुआ, बर्फ बन गया। तो जब बर्फ बन जाएगा तो इसका आयतन बढ़ जाएगा। तो जो नल में पानी था वो पानी जम जाता है, तो वो बर्फ क्या होता है, आयतन अधिक हो गया। तो पानी की जो पाइप है वो कभी कभी क्या होती है, फट जाती है। इसलिए ठंडे प्रदेशों में जो पानी की सप्लाई होती है, जो सरकारी पानी आता है, वो पानी कैसा होता है, गर्म पानी भेजती है। क्यों, गुनगुना पानी, बड़ा बड़ा गीजर लगा रहता है, ठीक है। वो गुनगुना पानी क्यों भेजते हैं कि पानी अगर ठंडा रहेगा तो पाइप के जम जाने, पाइप में बर्फ जम जाने से, पानी जम जाने से पाइप के फटने का डर रहता है। बात समझ में आ रही है। तो जो ठंडे प्रदेश हैं उसमें पाइप में गर्म पानी भेजा जाता है, क्योंकि ठंडा पानी भेजेंगे तो पानी जो है उसी पाइप में जम करके बर्फ बन जाएगा। तो बर्फ बन जाएगा तो आयतन बढ़ जाएगा। जब आयतन बढ़ जाएगा तो वो फटने का डर रहता है, ठीक है। चलिए, तो यानी हम ये समझे कि जब पानी बर्फ बनता है तो उसका आयतन ज्यादा हो जाता है। तो ये कभी भी याद रखिएगा कि अगर 1 किलो पानी है, अगर वो जमेगा तो उसका आयतन बढ़ेगा कि घटेगा, बताइए, बढ़ जाएगा। लगभग में 9% के आसपास उसका आयतन बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए, आयतन बढ़ने का मतलब उसके अणु दूर दूर हो जाते हैं कि पास पास हो जाते हैं। अणु जो है क्या हो गए, वो पहले नजदीक थे, अब क्या हो जाते हैं, दूर हो। अणु क्या हो जाएंगे, दूर दूर, ठीक है। चलिए, अब देखिए, अब चर्चा हुई थी कल हमारी कि पानी और बर्फ दोनों अगर एक साथ कर दिए जाए तो पानी तैरेगा या बर्फ तैरेगा, क्या तैरेगा, बर्फ तैरेगा, ठीक है। तो अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो ठंडे प्रदेश हैं उसमें जो तालाब है, तालाब में पानी जम जाता है कि नहीं, टीवी में देखते होंगे, पिक्चर में देखते होंगे, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और भी जो ठंडे प्रदेश हैं, लद्दाख, ठीक है। तो जो बहुत ठंडा एरिया है उसमें तालाबों में पानी क्या होता है, ये मान लीजिए तालाब है, तो ये तालाब में पानी क्या करेगा, जम जाएगा। तो पानी जम के, ये पानी है, ये तालाब है, ये पानी बन के जम के क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा कि नहीं। तो इसके अंदर मछलियां होती हैं कि नहीं, तो क्या मछलियां जिंदा रहेंगी कि वो भी जम जाएंगी, पनिया के साथ जम जाएंगी ना। तो इसका मतलब तालाब की पूरी मछली मर गई, यानी ठंडे प्रदेश में एक भी मछली पाई नहीं जाती होगी, बताइए। हाँ, बहुत सही उत्तर दिए कि जमेगा, लेकिन कितना बर्फ जमेगा, यही बर्फ जमेगा। अंदर का टेम्परेचर, ताप 4 डिग्री सेल्सियस रहेगा, ठीक है। जो बर्फ जमेगा वो ऊपर तैरेगा और नीचे का पानी क्या रहेगा, द्रव के रूप में ही रहेगा, लिक्विड के ही रूप में रहेगा। तो मछली बेचारी जिंदा रहेगी कि मर जाएगी, तो मछलियां जीवित रहेंगी। तो याद रखिएगा
कि तालाब में, ठंडे प्रदेशों में तालाब का पानी जम जाएगा तब पर भी मछलियां जिंदा रहेगी। अच्छा सोचिए, भगवान ने कितना बढ़िया बनाया है ना। अगर बर्फ पानी में डूब जाता, अगर बर्फ का घनत्व ज्यादा होता पानी से, अगर बर्फ पानी में डूब जाता तो मछलियां जिंदा रह पाती? पूरा का पूरा पानी नीचे वाला जम जाता। तो अब देखिए, इसीलिए कहा जाता है ना कि ईश्वर की कुदरती देन देखिए कि उन्होंने ऐसा बनाया है कि बर्फ जब भी पानी में रहेगा वो बर्फ ऊपर तैरेगा। ठीक है, तो बर्फ ऊपर तैरेगा और अंदर का पानी जो है वो द्रव रूप में ही रहेगा और मछलियां जिंदा रहेगी। तो याद रखिएगा कि कभी भी पानी, तालाब का पानी जमेगा तो अंदर रहने वाली मछलियां हमेशा जीवित रहेंगी। क्यों? क्योंकि अंदर का पानी जमने नहीं पाता, उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और वो द्रव रूप में ही रहता है। ठीक है, जल ही रहता है, बर्फ नहीं बन पाता। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? चलिए अगला देखिए, जब जल का हम लोग विद्युत अपघटन करते हैं, याद रखिएगा कि जल का जब भी हम लोग विद्युत अपघटन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हाइड्रोजन मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा। तो अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि विद्युत अपघटन, पानी जो है, पानी का अगर हम विद्युत अपघटन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? ठीक है, तो आप कहेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जल का अगर हम विद्युत अपघटन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए अब देखिए जल मिलता कैसे है, जल कैसे प्राप्त होता है, पानी जो है कैसे हमें मिलता है। ठीक है, तो जब भी हाइड्रोजन का दहन होगा, दहन होने का मतलब कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण माने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करेंगे। दहन होने का मतलब दहन होना, दहन माने जलना, दहन माने जलना। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन जलता है यानी हाइड्रोजन का दहन होता है, दहन माने क्या होता है? जलना। तो हाइड्रोजन जब जलता है तो जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है कि नहीं? कोई भी चीज जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। माचिस देखिए, एक दिया है या मोमबत्ती है, वो ऐसे रहेगा, हवा में रहेगी तो जलेगी। अगर उसको एक बॉटल में बंद कर दीजिए तो ढक्कन बंद कर दीजिए, बॉटल में रख के मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती किसी ढक्कनदार बर्तन में रख दीजिए। ठीक है, तो मोमबत्ती कुछ देर तक जलेगी। इसका ढक्कन बंद कर दिए तो जितना ऑक्सीजन इस बर्तन के अंदर है वो ऑक्सीजन लेके जलेगी। जैसे ही अंदर की ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, ये मोमबत्ती क्या होगी? बुझ जाएगी। ठीक है, तो जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जलना मतलब दहन होना। तो हाइड्रोजन का दहन होता है तो हमें पानी मिलता है। बात समझ में आ गई? जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? पानी। ठीक है, यानी जल बनाएंगे। हाइड्रोजन का जब दहन होगा तो क्या बनेगा? जल। तो जल का निर्माण होता कैसे है? हाइड्रोजन का जब दहन होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं, दो अणु हाइड्रोजन का है। देखिए हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? 2। ऑक्सीजन का कितना है? 1। हाइड्रोजन का 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलते हैं तो 2 अणु जल के बनाते हैं। ठीक है, तो ये 2 अणु हाइड्रोजन के और 1 अणु ऑक्सीजन के और 2 अणु जल के। ठीक है, हाइड्रोजन का 2 अणु, ऑक्सीजन का 1 अणु मिलता है तो पानी के 2 अणु बनाते हैं। ठीक है, चलिए तो जल का इस्तेमाल, पानी का जो प्रयोग है, हम लोग देखे हैं ना, कृषि में भी होता है ना। कृषि में सिंचाई के लिए, पेड़ पौधों के लिए, फसलों के लिए, सबके लिए कहाँ क्या जरूरी है? पानी। बिना पानी के कोई फसल पैदा होगी? उनसे पूछिए, जहाँ पानी नहीं मिलता है क्या वहां पर कोई फसल हो पाती है? कोई कृषि कर पाता है? क्योंकि पौधे अपना सारा खनिज लवण, पौधे सभी खनिज लवण किससे प्राप्त करते हैं?
पानी की सहायता से। जब पानी नहीं मिलेगा तो वो कैसे जीवित रहेंगे। तो कृषि के लिए पानी जरूरी है, उद्योगों के लिए भी जरूरी है। उद्योग में सोचिए पानी न हो, देखिए कचरा बहता है तो वो पानी ही निकलता है ना। जब भी उद्योग में कोई सामान बनता है तो उसके साथ साथ जो कचरा निकलता है वो द्रव के रूप में ही नदियों में गिरता है, जो पानी को दूषित करता है। तो उद्योग के लिए भी जरूरी है। मानव के लिए तो कितना जरूरी है, इसको हम लोग अलग से डिटेल में देखेंगे कि मानव के लिए ये पूरा हम लोग डिटेल से देखेंगे, क्योंकि हमारा पाठ का नाम है भोजन और स्वास्थ्य। तो भोजन से लेके, भोजन जब हम लोग करते हैं वहां से लेके मल निकालने तक, यानी पूरे शरीर में हर जगह उत्सर्जन में जरूरी होता है। ठीक है, किसी चीज के पाचन के लिए जरूरी होता है। हमारे मांसपेशी में पानी पाया जाता है, दांत में पाया जाता है, हड्डी में पाया जाता है। ठीक है, पूरे शरीर में, हृदय में जो रक्षा करता है, हृदय के चारों ओर जो पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है, मस्तिष्क में सेरेब्रल द्रव भरा रहता है। ठीक है, तो ये सब डिटेल हम लोग देखेंगे कि हमारे शरीर में, पूरा शरीर में 70% पानी पाया जाता है। ठीक है, तो शरीर के लगभग रुधिर में जल पाया जाता है। तो जल हमारे शरीर में बहुत स्थान पर पाया जाता है। हमारे शरीर में किसको कितना पानी पीना चाहिए, जब हम मूत्र करते हैं तो लगभग में 1.5 लीटर पानी निकालते हैं। तो ये सब चीज, पसीने के रूप में कितना पानी निकलता है, मल के रूप में कितना पानी निकलता है, अंडे में कितना पानी होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में देखेंगे जब ये मानव के बारे में जल पढ़ेंगे। ठीक है, तो उपापचयी क्रियाओं, उपापचयी क्रियाओं का मतलब जब हमारा शरीर रेस्ट में रहता है। रेस्ट का मतलब विश्राम में। 2 तरह की क्रियाएं होती हैं, एक ऐच्छिक क्रिया होती है और एक अनैच्छिक क्रिया होती है। ऐच्छिक क्रिया जो हम अपने मन से करते हैं, जैसे हमारा मन पढ़ने का नहीं कर रहा है, हम नहीं पढ़ेंगे। हमारा मन वहां जाने का नहीं है, नहीं जाएंगे। लेकिन अगर मच्छर काट रहा है तो मच्छर हाथ इजाजत लेगा कि मच्छर काट रहा है मारे, तुरंत मार देगा ना। ये अनैच्छिक क्रिया है। पलक झपकाने के लिए इजाजत लेते हैं, पलक अपने आप सांस लेने के लिए इजाजत लेते हैं। तो बिना मस्तिष्क के बहुत सी ऐसी क्रियाएं हैं, हम लोग पढ़े हैं ना। ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं में ऐसी सभी क्रियाएं जो मानव मस्तिष्क से बिना अनुमति के मेरुरज्जु स्वयं अपने आप कर देता है, उसे कहते हैं अनैच्छिक क्रियाएं। तो जब ऐच्छिक क्रियाएं, जब हमारा शरीर विश्राम में रहता है तो अनेक अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो उन्हीं सब क्रियाओं को हम लोग कहते हैं उपापचयी क्रियाएं। ठीक है, तो उपापचयी क्रियाओं के लिए भी क्या है, पानी आवश्यक है। क्योंकि हम लोग जो सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं तब भी पानी आता है, सांस छोड़ते हैं उसके साथ भी पानी निकलता है। ठीक है, तो बहुत सब मैक्सिमम अनैच्छिक है। जैसे लार निकलता है, लार निकलना क्या है, अनैच्छिक क्रिया है कि नहीं। तो लार निकलना अनैच्छिक क्रिया है, तो इसके लिए भी पानी जरूरत है कि नहीं। लार में भी हमारे 99.75% पानी पाया जाता है। तो लार को निकलने के लिए भी पानी चाहिए। तो ये सब क्रियाएं कैसी हैं, अनैच्छिक क्रियाएं। तो अनैच्छिक क्रियाओं यानी उपापचयी क्रियाओं के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। ठीक है, तो पानी की जरूरत हमारे शरीर में हर जगह है। ठीक है, चलिए तो देखिए, हम लोग जल पढ़ रहे हैं। तो जल का आईपीएसी नाम अगर पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि जल का आईपीएसी नाम क्या होता है, तो क्या कहेंगे, ऑक्सीडेंट। क्या कहेंगे, ऑक्सीडेंट। जल का आईपीएसी नाम क्या होता है, ऑक्सीडेंट। अणुसूत्र H2O होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर मान लीजिए अणु भार पूछता है कि जो पानी है उसका अणु भार क्या होता है, तो अणु भार हम लोग जान रहे हैं कि हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1।
तो 2 हाइड्रोजन है तो एक में कितने का, एक हाइड्रोजन का एक, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया 2, एक ऑक्सीजन का 16, तो 16 और 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 18। तो अणुभार कितना होता है 18। ठीक है, याद रहेगा पानी का अणुभार कितना होता है 18। कैसे निकला, हाइड्रोजन का परमाणु भार एक हाइड्रोजन का एक, तो 2 हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का अणुभार परमाणु भार कितना होता है 16, तो 2 और 16 कितना हो गया 18। ठीक है, तो जल की जो संरचना बनती है वो जल की संरचना इस तरह से बनती है, ऑक्सीजन इधर हो गया, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। ठीक है, इसके बीच कोण बन रहा है, देखिए ये कोण बन रहा है ना, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो कोण है वो है 104.5 डिग्री, यानी अंश, कितना 104.5 डिग्री यानी अंश। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच कितना बंध होता है, कितना कोण होता है। ठीक है, तो कितना कोण होगा 104.5 अंश। जो हाइड्रोजन का अणु सूत्र होता है, जल का अणु सूत्र होता है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। पानी क्या है, पानी में ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़े हैं, हाइड्रोजन हो गया ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, तो उनके बीच कोण कितना बनता है, एक अणु जो है ये एक अणु बनाया गया है, तो एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच कोण कितना है 104 अंश, 104.5 अंश, 104.5 अंश। ठीक है, और इनके बीच जो बंध बनता है उस बंध का नाम है सहसंयोजी बंध। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो बंध है उस बंध को कहते हैं सहसंयोजी बंध। ठीक है, सहसंयोजी बंध। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो बंध बनता है उस बंध में कौन सा बंध है, क्या नाम है उसका, तो सहसंयोजी बंध। उनके बीच कोण कितना बनता है 104.5 अंश। अब देख जानते हैं कि पानी जो है हमारे पृथ्वी पर कितना प्रतिशत है, 71% जल है, 21% स्थल है ना। तो इस 70% में सबसे ज्यादा भाग, जैसे ये हमारी पृथ्वी हो गई और ये जो विषुवत रेखा होगी जो बीचों बीच जाता है ना, उसको 2 भागों में बांट देता है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में ये 61% पानी रहता है। जो महासागर है ना, इधर सब सागर बने हैं ना, सागर बने हैं, महासागर बने हैं, ग्लोब। तो देखिए ये जो देख रहे हैं ना, ये जितना भी ये नीला नीला दिखाई दे रहा है ये सभी क्या है, पानी है। तो इसके बीचों बीच से जो विषुवत रेखा जाती है, ये विषुवत रेखा बीचों बीच से जो जाती है, ठीक है, तो ऊपर जो है उत्तरी गोलार्ध में 61% पानी है और निचली गोलार्ध में यानी दक्षिणी गोलार्ध में कितना है 81%। ठीक है, चलिए तो देखिए हम लोग जल के बारे में देख रहे हैं। तो जल के बारे में हमने काफी कुछ देखा। अब हम देखते हैं कि जल जो है वो उसकी प्रकृति कैसी होती है। प्रकृति मतलब समझ रहे हैं, जैसे वह अम्ल है, अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। ठीक है, तो जल का जो पीएच होता है वो होता है 7। पीएच मान ही बताता है कि कोई पदार्थ अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन। अगर 7 से कम है, 7 से कम है तो वो पदार्थ क्या हो जाएगा, अम्लीय। 7 से ज्यादा है तो वह क्या हो जाएगा, क्षारीय। 7 से अधिक
और अगर 7 है तो वह क्या हो जाएगा, उदासीन। ठीक है, तो पानी का जो पीएच मान है वह कितना है, 7 है। न तो वह अम्लीय है न तो वह क्षारीय है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है, बहुत सा प्रश्न बनता है कि पानी की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय, क्षारीय या उदासीन, कैसी प्रकृति होती है, उदासीन। तो आप कहेंगे पानी की प्रकृति जो है कैसी होती है, उदासीन। यह भी पूछा जाता है कि पानी का जो पीएच मान है वह कितना होता है, तो क्या कहेंगे आप, पानी का पीएच मान कितना होता है, 7। कितना होता है, 7। ऑप्शन में दे दिया 6.8, 7.2, 3.5 और 7, तो क्या लगाएंगे, 7। ठीक है, तो पानी का पीएच मान कितना होता है, 7। तो ये देखिए हिमांक और क्वथनांक हम लोग पढ़ चुके हैं। हिमांक यानी पानी किस पर जमता है, 0 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में बदलने के लिए कितना जोड़ते हैं, 273 जोड़ देते हैं। उसी को फ़ारेनहाइट में जब कन्वर्ट करेंगे तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है हिमांक। ठीक है, तो पानी का हिमांक सेल्सियस में पूछा जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में पूछा जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन में पूछा जाएगा 273। ठीक है, उसी तरह से क्वथनांक यानी जिस पर पानी उबलना प्रारंभ करता है 100 डिग्री सेल्सियस, और इसमें 273 जोड़ देंगे तो 373 केल्विन। अगर फ़ारेनहाइट में पूछता है तो फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो हमने क्या देखा, पानी की प्रकृति उदासीन है, पीएच मान कितना है, 7। हिमांक यानी जमता किस पर है, 0 डिग्री सेल्सियस पर, उबलता कितने हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पर। अब एक आदमी को कितना पानी पीना चाहिए, ठीक है, पानी एक आदमी को कितना पीना चाहिए, एक महिला को कितना पीना चाहिए, यानी एक पुरुष को कितना पीना चाहिए, एक महिला को कितना पीना चाहिए, और एक बच्चा है उसको कितना पीना चाहिए, और कोई गर्भवती महिला है उसको पानी कितना पीना चाहिए। तो गर्भवती जो महिला है उसको ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, डॉक्टर लोग सलाह देते हैं ज़्यादा पानी पीने को नहीं। ठीक है, तो जितना पानी की ज़रूरत रहती है उतना ही पीना चाहिए, 1.5 से लेके 2 लीटर तक। एक स्वस्थ व्यक्ति को यानी एक पुरुष को कितना पानी पीना चाहिए, 3 से लेके 3.7 लीटर प्रतिदिन। ये जो डाटा है वो कैसा है, प्रतिदिन का है। ठीक है, प्रतिदिन एक आदमी को कितना पानी पीना चाहिए, 3 लीटर से लेके 3.7 लीटर तक, यानी लगभग में 3 से लेके 4 लीटर तक पानी एक आदमी को पीना चाहिए, एक पुरुष को। ठीक है, महिला को थोड़ा सा कम, 2.5 से लेके 2.7 लीटर तक, यानी 2.5 लीटर के आसपास महिला को पानी पीना चाहिए। कितना, रोज, कब, रोज, प्रतिदिन 2.5 लीटर के आसपास, 2.5 से लेके 2.7 लीटर पानी एक महिला को पीना चाहिए। पुरुष को कितना पीना चाहिए, 3 लीटर से लेके 3.7 लीटर तक। ठीक है, चलिए, अब गर्भवती महिला को कितना पीना चाहिए, 1.5 लीटर से लेके 2 लीटर तक। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि एक पुरुष को दिन भर में या प्रतिदिन कितना लीटर पानी पीना चाहिए, तो क्या उत्तर होगा, 3 से लेके 3.7 लीटर पानी प्रतिदिन उसको पीना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाता है कि एक महिला को कितना पानी प्रतिदिन पीना चाहिए, तो महिला को 2.5 से लेके 2.7 लीटर तक, पुरुष को थोड़ा सा ज्यादा, 1 लीटर के आसपास पुरुष ज्यादा ना, लगभग में 1 लीटर ज्यादा पीते हैं, अब महिला थोड़ा सा 1 लीटर कम पीती है, और गर्भवती महिला जो है उससे भी कम पीती है, 1.5 से लेके 2 लीटर तक। याद रहेगा, चलिए
अच्छा, बात करते हैं कि जो हम पानी पीते हैं तो पानी पीते क्यों हैं? पीने से जैसे प्रोटीन से हमें ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, ठीक है, वसा से ऊर्जा मिलती है कि नहीं? तो प्रोटीन से तो आपातकाल में ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट और वसा से डायरेक्ट ऊर्जा मिलती है। तो क्या हमें पानी से भी ऊर्जा मिलती है? जब हम पानी पीते हैं तो वो पानी हमारे शरीर के अंदर जाता है तो कुछ ऊर्जा देता है? बताइए, पानी शरीर के अंदर जाता है तो वो ऊर्जा देता है? ऊर्जा नहीं देता है। पानी से हमें ऊर्जा कुछ मिलती है? नहीं मिलती है। पानी से कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती। पानी से हमें कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 0 कैलोरी। अब सोच रहे हैं कि पानी ऊर्जा नहीं देता तो पानी करता क्या है? पानी के इतने काम हैं कि गिनाते गिनाते थक जाएंगे, ठीक है। तो जल के कार्य हम अलग से पढ़ेंगे। जल का कार्य क्या है, जैसे थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। मस्तिष्क में जो पानी भरा रहता है, सेरेब्रो स्पाइनल द्रव, वो कोमल अंगों की सुरक्षा करता है, हमारे मस्तिष्क की सुरक्षा करता है, ठीक है। हृदय के चारों तरफ पेरिकार्डियल द्रव जो है वो हृदय की रक्षा करता है, तो कोमल अंगों की रक्षा करता है। उपापचय क्रियाओं को देखिए हमने, जो है नियंत्रित करता है कि नहीं? पसीने के रूप में जब बाहर निकलता है तो हमारे ताप को नियंत्रित करता है। हमारे जब हमें गर्मी लगती है तो हमारे शरीर से पसीना निकल जाता है तो ठंडी हो जाती है, थोड़ा ठंडक महसूस होती है। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकलता है, हमारे मूत्र के साथ बहुत से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं, मल के साथ बहुत से पदार्थ बाहर निकलते हैं, भोजन के पाचन में जरूरत है। तो जल के बहुत सा कार्य है, लेकिन जल से ऊर्जा नहीं मिलती। सब कुछ जल करता है लेकिन जल से ऊर्जा नहीं मिलती, ठीक है, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया कि जल से हमें कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। तो जल के अनेकों कार्य हैं लेकिन जल से ऊर्जा नहीं मिलती है, ठीक है। अब देखिए, जो हमारा शरीर है उस शरीर में कितना पानी मिलता है, या कितना पानी रहता है। एक पुरुष है, उसके शरीर में कितना प्रतिशत पानी रहता है? एक महिला है, उसके शरीर में कितना प्रतिशत पानी रहता है? एक बच्चा है, उसके शरीर में कितना प्रतिशत पानी रहता है, ठीक है। तो देखिए, एक जो पुरुष है उस पुरुष के शरीर में 60 से 65% पानी रहता है। कितना पानी रहता है? 60 से 65%। महिला में थोड़ा सा कम रहता है। महिला में 50 से लेके 57%, कहीं कहीं 55 भी लिखा रहेगा, ठीक है, यानी 50 से 55% के आसपास, और 10% ज्यादा पुरुष में, 60 से 65। महिला में 50 से 55। बच्चों के शरीर में सबसे ज्यादा पानी की मात्रा रहती है। कितना? 70%, ठीक है। तो ये शरीर में जल का प्रतिशत है, यानी पुरुष में सबसे ज्यादा, बच्चों में सबसे ज्यादा कितना? 70%। उससे कम किसमें? पुरुष में 60 से 65%। उससे कम किसमें? महिलाओं में 50 से 57%, ठीक है। तो देखिए, हम लोग क्या क्या देखें कि जल की प्रकृति कैसी होती है, जल कैसा होता है? उदासीन है, अम्लीय है, क्षारीय है। क्या है बताइए? उदासीन है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जल का पीएच मान कितना होता है तो क्या कहेंगे? 7। पीएच मान कितना होता है? 7, ठीक है। हिमांक पर प्रश्न 3 तरीके से आ सकते हैं। जल का हिमांक डिग्री सेल्सियस में पूछ सकता है, फ़ारेनहाइट में पूछ सकता है, डिग्री फ़ारेनहाइट में पूछ सकता है, और केल्विन में पूछ सकता है। केल्विन में निकालने के लिए 273 को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ चुके हैं। ये सब हम लोग शुरू में ही पढ़ लिए है ना। डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए 273 क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो अगर आपसे जल का हिमांक पूछा जाता है डिग्री फ़ारेनहाइट में,
तो क्या जवाब देंगे? जल का हिमांक बताइए डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। अगर जल का क्वथनांक आपसे पूछा जाता है डिग्री फ़ारेनहाइट में तो क्या कहेंगे? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर आपसे पूछा जाता है जल का हिमांक केल्विन में बताइए तो क्या कहेंगे? 273 केल्विन। जल का हिमांक डिग्री सेल्सियस में बताइए तो क्या कहेंगे? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि एक पुरुष है उसको प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए, एक पुरुष को प्रतिदिन कितना लीटर पानी पीना चाहिए, तो लगभग में 3 से लेके 3.7 लीटर। ठीक है। एक महिला को प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए, तो 2.5 से लेकर 2.7 लीटर तक। सबसे कम पानी पीना चाहिए किसको? गर्भवती महिला को। ठीक है। तो गर्भवती महिला को कितना पीना चाहिए? 1.5 से लेके कितना? 2 लीटर तक। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पानी पीने से हमें कुछ ऊर्जा मिलती है, अगर प्रश्न आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्जा नहीं देता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और जल। क्या उत्तर होगा? जल। विटामिन से भी ऊर्जा नहीं मिलती है ना, विटामिन इसीलिए हमने नहीं कहा। ठीक है। अगला देखिए, हमारे शरीर में, ठीक है, अगर पुरुष का शरीर है, एक पुरुष के शरीर में कितना प्रतिशत पानी रहता है? सबसे ज्यादा अच्छा किस में रहता है? पानी जो है शरीर में, अगर हम बात करें हमारे शरीर में कितना प्रतिशत पानी रहता है, तो सबसे ज्यादा पानी किस में रहता है? बच्चे में, पुरुष में या महिला में? बच्चे में। कितना प्रतिशत होता है? 70%। वेरी गुड। अगर आपसे कहा जाता है एक पुरुष के शरीर में कितना प्रतिशत पानी रहता है, तो क्या कहेंगे? 60 से 65%। अगर आपसे पूछा जाता है एक महिला के शरीर में कितना प्रतिशत पानी रहता है, तो क्या कहेंगे? 50 से 57% के आसपास। ठीक है। चलिए, तो हम देख रहे थे कि पानी जो है एक पुरुष को कितना चाहिए, महिला को कितना चाहिए, गर्भवती महिला को कितना चाहिए, एक स्वस्थ व्यक्ति को के शरीर में पुरुष के कितना पानी रहता है, महिला के शरीर में कितना पानी रहता है और बच्चे के शरीर में रहता है कितना पानी। अब हम देखेंगे कि हमारे शरीर के अंदर, वो तो पूरे शरीर की बात थी, पूरे शरीर की बात थी कि लगभग हमारे शरीर में 70% पानी रहता है। ठीक है, पूरे शरीर की बात। लेकिन शरीर के ठीक है, तो शरीर के जो अंग हैं, अंगों में कितना पानी रहता है, ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे। जैसे जो हमारा मस्तिष्क है, ठीक है, मस्तिष्क में हम जानते हैं कि मस्तिष्क में सेरेब्रल द्रव पाया जाता है ना, मस्तिष्क के अंदर द्रव पाया जाता है। उस द्रव में कितना प्रतिशत पानी रहता है? 74.5%। ठीक है। वो हमारी मस्तिष्क की जो सुरक्षा करता है उसमें कितना प्रतिशत पानी रहता है? 74.5%। ठीक है। यानी मस्तिष्क में जो द्रव भरा रहता है, सेरेब्रोस्पाइनल द्रव्य, उस द्रव्य में पानी लगभग में 3/4 रहता है। 3/4 मतलब 75%। तो 74.5% सेरेब्रोस्पाइनल द्रव में पानी भरा रहता है। ठीक है। रुधिर, हमारा जो खून है, उस खून में कितना प्रतिशत पानी रहता है? तो कितना रहता है? 83%। ठीक है। जो हमारा रुधिर है, जो देखते हैं रुधिर, उस रुधिर में कितना प्रतिशत पानी रहता है? 83%। और रुधिर में पाया जाने वाला जो प्लाज्मा है, ठीक है, रुधिर प्लाज्मा
अगर आपसे पूछा जाता है कि जो रुधिर प्लाज्मा है उसमें कितना प्रतिशत पानी रहता है, तो क्या कहेंगे? 90 से 92%। रुधिर में ओवरऑल 83% रहता है, लेकिन प्लाज्मा की बात करेंगे तो प्लाज्मा में 90 से 92%। ठीक है। अगला है हमारी हड्डियों में कितना प्रतिशत पानी रहता है। हमारी जो हड्डियां हैं शरीर के अंदर, सबसे बड़ा भाग क्या है? हड्डी है। उस हड्डी में कितना पानी रहता है? 22%। ठीक है। दांत में, ऐसे कुछ लोग सोचेंगे कि दांत में कहाँ पानी होता है, दांत तो बिना पानी का है, ऐसा महसूस होता है ना। लेकिन दांत के अंदर, ये जो हमारा दांत है, उस दांत के अंदर एक गुहा पाई जाती है। ठीक है। उस गुहा को कहते हैं पल्प गुहा, पल्प कैविटी। ठीक है। ये इसी की गुहा के अंदर जब अनेक तंत्रिकाएं निकली रहती हैं। देखते होंगे जब दांत खराब हो जाता होगा तो कुछ लोग कहते हैं कि पानी लगता है, ठंडा पानी पिएंगे तो दांत में लगेगा, गर्म पानी पिएंगे तो दांत में लगेगा, ठंडा और गर्म चीजें खाते हैं तो दांत में लगता है, एकदम झंझना जाता है पूरा शरीर। बात समझ में आ रही है? तो इसी पल्प गुहा में तंत्रिकाएं भी रहती हैं। इसी पल्प गुहा में पानी हमारा रहता है कितना? 10%। ठीक है। तो हमारे दांत में भी पानी रहता है, कितना रहता है? 10%। पेशियां, जो हमारी मांसपेशियां हैं, मांसपेशियों में भी पानी रहता है 76.7%। कितना? 76.7%। फेफड़ा में 90% पानी रहता है। ठीक है। त्वचा में 20% पानी रहता है। त्वचा में भी पानी कितना रहता है? 20%। और दूध में 87% पानी रहता है। कुछ लोग सोचेंगे कि जो दूध देते हैं उसमें 87% पानी रहता है, तो बचा कितना? 13% दूध का पैसा हम लोग देते हैं ना। लेकिन दूध और पानी को अलग तो कर नहीं सकते। कर सकते हैं क्या? तो जो वास्तव में दूध है, ये नहीं कि दूध में पानी मिला गया है तब मात्रा बढ़ जाती है। जो दूध पशु से डायरेक्ट निकलता है उस दूध की बात हो रही है। समझ रहे हैं? ये नहीं कि उसमें पानी मिला दिए तो और मात्रा बढ़ जाएगा। ठीक है। तो दूध में कितना होता है? 87%। ठीक है। तो देखिए मस्तिष्क में कितना? 74.5%। रुधिर में कितना? 83%। प्लाज्मा में कितना? 90 से 92%। हड्डियों में कितना पाया जाता है? 22%। दांत में 10%। कहाँ? पल्प गुहा में। पेशियों में 76.7%। फेफड़ों में 90%। त्वचा में 20%। दूध में 87%। अंडे के 2 भाग होते हैं। अंडा आप लोग देखे होंगे। अब ऐसे तो अंडा देखे हैं, सफेद सफेद दिखता है, लेकिन अंडे को जब फोड़ेंगे तो सब एक में मिल जाएगा। तो ऐसे देखिए, जब उसको उबाल देते हैं तो अंडा का एक सफेद भाग होता है, ठीक है, और एक होता है पीला भाग। ठीक है। देखते हैं ना। ऐसे तो फोड़ देंगे तो अलग हो जाएगा। अगर फोड़ देंगे, अंडे को फोड़ के देखेंगे तो उसमें एक पानी पानी वाला भाग दिखता है। जब कच्चा अंडा फोड़ेंगे तो पानी पानी वाला भाग दिखता है और एक पीला पीला भाग दिखाई देता है। तो जो पीला पीला भाग है उसमें 48% पानी रहता है। ठीक है। और जो सफेद सफेद दिखता है उसमें 80% पानी रहता है। तो अंडे में 2 तरह की संरचनाएं होती हैं, एक पीला भाग और एक सफेद भाग। तो पीला वाला भाग जो है उसमें 48% और सफेद वाले भाग में 80%। मांस में, जो मांस हम लोग खाते हैं उसमें कितना रहता है? मांस में है 60 से 65%। ठीक है। 60 से 65%।
सब्जी और फल में, जो सब्जियां और फल हम लोग खाते हैं उसमें भी पानी रहता है। देखते हैं गर्मी में कहा जाता है कि खीरे का सेवन खूब करिए तो पानी की कमी नहीं होगी, ऐसा कहा जाता है ना। गर्मी में खीरा का सेवन करिए, पानी की कमी नहीं होगी। खीरा को पानी ज्यादा चाहता है, खीरा जब लगाते हैं तो उसमें पानी बहुत भरा जाता है। तो खीरा जो है उसमें 90 से लेके 95% पानी पाया जाता है, ठीक है। खीरे में सबसे ज्यादा पानी पाया जाता है, सब्जियों में 90 से लेके 95%। वैसे जो फल हम लोग खाते हैं वो फल में 45 से लेके 95% पानी रहता है, ठीक है। किसी में 45, किसी में 50, किसी में 55, किसी में 60, 70, ज्यादा 90 से लेके 95% पानी किस में पाया जाता है? खीरा में, ठीक है। तो खीरा खा लिए तो पानी पिए या न पिए हमारा काम चल जाएगा। 95% उसमें क्या होता है? पानी ही होता है। अनाज में कितना होता है? जो अनाज हम लोग खाते हैं उसमें 8 से 10%। और जो ब्रेड देखते हैं ना, वो ब्रेड में भी 20 से 30% पानी होता है, ठीक है। जो ब्रेड होता है उस ब्रेड में कितना पानी होता है? 20 से 30%। तो अंडे में कितना पानी होता है? 75%। लेकिन जो सफेद भाग होता है उसमें 80% और पीला वाले भाग में 48%, ठीक है। मांस में 60 से 65%, सब्जी और फल में 45 से 95%, जिसमें खीरा में सबसे ज्यादा, ठीक है, 90 से 95%। अनाज में 8 से 10% और ब्रेड में 20 से 30%, ठीक है। तो हमारे शरीर के कुछ अंग हैं जिसमें कितना पानी मिलता है, बता देंगे? अगर आपसे पूछा जाता है ब्रेन में कितना पानी मिलता है, मस्तिष्क में, तो क्या बताएंगे? कितना पानी मिलता है मस्तिष्क में? 74.5%। अंडे का जो पीला वाला भाग है उसमें कितना पानी मिलता है? 45%। और सफेद वाले भाग में 80%। वेरी गुड। खीरा में कितना पानी मिलता है? 90 से 95%। दांत में कितना मिलता है? 10%। हड्डी में कितना मिलता है? हड्डी में कितना प्रतिशत पानी पाया जाता है? 22%। मांसपेशी में कितना पाया जाता है? कितना मिलता है? 76.7%, ठीक है। तो सब्जियों और फल में कितना पाया जाता है पानी? 45 से 95%, ठीक है।